नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। तो राजस्थान में जो जनाधार आया है सामने, जनादेश जनता ने दिया है, उसमें एक बार फिर से रिवाज कायम रहा है, बरकरार रहा है और राज बदल गया है। मतलब यह कि जो कांग्रेस आस लगाए बैठी थी कि सरकार रिपीट होगी और बीजेपी कहती थी कि सरकार रिपीट नहीं डिलीट होगी और मोदी की गारंटी पर जनता मोहर लगाएगी, वही कुछ होता हुआ दिखाई दिया है। प्राइम डिबेट का यह वक्त हुआ है। लगातार न्यूज 18 राजस्थान ने आज हाईटेक तरीके से सबसे तेज, सबसे सटीक और विश्वसनीय तरीके से आप तक रुझान और नतीजे पहुंचाए। एग्जिट पोल भी जो न्यूज 18 की तरफ से आपको दिखाया गया था, उसकी भी तस्वीर काफी हद तक बिल्कुल नतीजों के करीब ही आई है। अभी की जो तस्वीर है वो लगातार आपके जरिए, टैली के जरिए आप तक पहुंच रही है। लेकिन फिलहाल अब चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है इन नतीजों के आने के बाद कि आखिर किस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है और कांग्रेस की हार के क्या कारण रहे हैं। यह भी बात जरूरी हो जाती है कि किस तरह से आगे आने वाले वक्त में राजस्थान को नया सीएम किस चेहरे के रूप में सामने आ रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। 4 या कहें कि 5 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जयपुर स्टूडियो मौजूद हैं मुकेश पारीक जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मुकेश पारीक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरसी चौधरी, महासचिव है पीसीसी के। चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, आज एक बार फिर से डॉक्टर मिथिलेश आपका स्वागत है। इसके अलावा यहां नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। सुबह से ही लगातार हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। और मेरे साथ राकेश गोयल जी भी राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत आरसी चौधरी साहब आपसे, ये बताइए कि जनता ने कांग्रेस की गारंटी को नकार दिया, आखिर क्या वजह रही? रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जनता का जो हमें जिम्मेदारी दी है, जिस चीज के लिए हमें एक सशक्त विपक्षी भूमिका के तौर पे राजस्थान की विधानसभा में जो जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वहन बखूबी करने के लिए मैं प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हाँ। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गारंटियों को नकार दिया गया। राजनीतिक पराजय होती है तो कोई एक बिंदु के कारण हो, मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता। कई फैक्टर होते हैं, अलग अलग संभाग हैं, बहुत बड़ा प्रदेश है। क्या हम कार्यकर्ताओं के स्तर पे उन योजनाओं को धरातल पे ले जाने पे असफल रहे? क्या हम टिकट वितरण में की जो प्रक्रिया है उसमें कोई खामी रही? क्या चीजें हो सकती है? या हमारी पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठ के इन चीजों पे मंथन करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री हो, हमारे प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता हो, वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन होती है, खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है। और कांग्रेस को विपक्ष में और भारतीय जनता पार्टी को शासन निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारी दिए। हम भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना देते हैं कि राजस्थान की जनता के साथ में आपने जो वादे किए हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरे करेंगे। जो आपने जनता की अदालत में कहे, जो अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र के माध्यम से कहे, उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में सृजनात्मक तौर पे एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस प्रदेश को अग्रणी पथ पे कैसे बढ़े, कैसे ये राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बने, इसके लिए हम संकल्पित रहेंगे। मुकेश पारीक जी, चौधरी साहब ने शुभकामनाएं दी हैं बीजेपी को, स्वीकार कर लें। बिल्कुल, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने हमारे को शुभकामनाएं दी है और बड़ी विनम्रता से मैं इस प्रदेश की जनता का साधुवाद और उनको नमन करता हूं कि उन्होंने, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, मोदी जी पर विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के प्रदेश की सत्ता की एक चाबी सौंपी है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं प्रदेश की जनता को कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस संकल्प को लेके इस चुनाव में उतरी थी, निश्चित रूप से उस संकल्प के प्रति प्रदेश में प्रतिबद्धता रहेगी। एक ऐसा शासन, एक ऐसा सुशासन जिसमें हमारे प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हो, युवाओं का भविष्य अच्छा हो और गांव, गरीब और किसान सबका विकास हो। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको हम, इस ध्येय को लेके हम चल रहे हैं।
और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, आरसी चौधरी साहब ने तो बताया नहीं, खुलकर कहा कि कई सारे फैक्टर्स रहे होंगे कांग्रेस की हार के, देखेंगे, उस पर मंथन करेंगे। बीजेपी क्या मानकर चल रही है? मैं अगर राजस्थान के संदर्भ में देखूं, किन वजहों से जीत मिली है? बीजेपी के वायदों और भरोसे पर यह जीत मिली है या कांग्रेस की नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिला है? निश्चित रूप से जब 5 साल जो पार्टी सत्ता में रहती है तो जनता उसका आकलन करती है। जनता उनके जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली होती है, जिस प्रकार का उनका शासन होता है, वो तो आधार बनता ही बनता है। साथ में जिस प्रकार से केंद्र की जो सरकार है, जिसने हमारे जनता की सेवा के कई अनेकों कार्य किए हैं, साथ ही जो मोदी जी की लोकप्रियता है, ये इन सब चीज़ों का एक स्वरूप है कि जिसके कारण राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जिस भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने सत्ता सौंपी है, विश्वास जताया है। तो ये बहुत से कारण हैं। आपने पिछले 5 साल में जो कांग्रेस को हमने समय समय पर जिस प्रकार से इनके जो आंदोलन भी हमने किए, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे अन्य उसके प्रति हो, अपराधों के प्रति हो, भ्रष्टाचार के प्रति हो, सबके लिए, तो ये जनता सब चीजें देखती है और जनता जो अपना आकलन है, जनता अपना जो निर्णय है उसी के अनुरूप करते हैं। और विशेषकर मोदी जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया, उसका भी एक महिलाओं पर प्रभाव था। आपने देखा होगा जहां जहां महिलाओं की वोटिंग बढ़ी है, जहां जहां महिलाओं का वोट कास्ट ज्यादा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, वहां भी अधिक सफलता। आरसी चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप ये खुलकर स्वीकार करेंगे कि सत्ता विरोधी लहर थी? क्योंकि 25 मंत्रियों में से 17 मंत्री अपना चुनाव ही नहीं जीत पाए, और ये ऐसे मंत्री थे जो कई कई बार चुनाव जीत चुके हैं इससे पहले। रविंद्र जी, चुनाव के दौरान आपका राजस्थान के अलग अलग संभाग में अलग अलग जगह पे जाना हुआ। आपने राजस्थान की विधानसभा के पास में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है उसके सामने एक महासंग्राम का कार्यक्रम किया था, और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के उद्घाटन के समय नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ थे, और उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान की विधानसभा के तमाम सदस्यों में से 65% जो लोग हैं वो सदन में वापस नहीं पहुंचते। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मंत्रियों का जिक्र आप करें, निश्चित रूप से जो भी कोई स्थिति रही है, और ये इतिहास गवाह है कि क्या उसका रहता है। अरे आप जिन राजेंद्र राठौड़ जी का जिक्र कर रहे हैं वो तो मंत्री भी नहीं थे, फिर भी वो चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी में वो नेता प्रतिपक्ष। अब अगर आप राजेंद्र राठौड़ जी के इस आकलन पर इतना भरोसा करते हैं, आप जानते हैं क्या इतिहास और क्या रिवाज राजस्थान का है, तो किसने रोका था इन मंत्रियों के टिकट काटने से? रविंद्र जी, निश्चित रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सूझबूझ के साथ में संगठन के जो ब्लॉक का अध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष है, जो सर्वे हैं, तमाम चीजों के साथ में हमारी पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, सीपी जोशी हो, गोविंद डोटासरा जी हो, मोहन प्रकाश जी हो, भंवर जितेंद्र सिंह जी हो, तमाम लोगों ने कोर कमेटी के साथ में मीटिंग करके प्रत्याशियों के चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। निश्चित रूप से गलती के कई कारण हो सकते हैं, क्या कारण रहा इसका एक आंकलन और मंथन निश्चित रूप से हमारे संगठन स्तर पे होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता के विरोधी अगर लहर होती तो तमाम जो सर्वे आ रहे थे, जो एग्जिट पोल आ रहे थे, उसके अंदर इस प्रकार की जो असहमतियां थी आपस में वो शायद नहीं होती। पहली बार ऐसा रहा कि कभी यह सरकार के विरोध में कोई सरकार विरोधी लहर नहीं बनी। गलतियां क्या रही, ये निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता। बिल्कुल, मैं निरंजन पोद्दार जी को इन करते हुए उनसे जानूंगा कि क्या ये सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। और एक बड़ा एक गंभीर सवाल, ये छत्तीसगढ़ को टच करते हुए राजस्थान पर आऊंगा। छत्तीसगढ़ को लेकर यह कहा गया कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने लगातार ऐसी योजनाएं जनता को दी जिसको लेकर उनकी सराहना होती रही। अब राजस्थान का अगर जिक्र करें, सोशल स्कीम्स और गारंटीज जिस तरीके से दी गई, उसका क्या कारण आप निरंजन पोद्दार जी मानते हैं कि राजस्थान की जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया? देखिए रविंद्र जी, अगर इसको आप एक विस्तृत स्वरूप में देखेंगे तो आपको एक ही चीज दिखेगी। मैं अगर इसको राजस्थान और ये अन्य तरीके से देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन विस्तार में अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, और वो है विश्वास जनता का। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं
कि जिस तरीके से कुछ लोगों का, यानी कि कुछ हजार लोगों का जो प्रोपेगेंडा गैंग मिलकर के और इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया, जैसे आपने सुना होगा जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए $10 मिलियन खर्च करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो प्रोपेगेंडा गैंग जो है वो कहीं ना कहीं फैल हुआ और जो जनता का भरोसा है वो कहीं ना कहीं जीता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तरफ आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने देश को अपना परिवार मान लिया और दूसरी तरफ आप देखेंगे एक परिवार को पूरा देश मान लिया, तो कहीं ना कहीं फर्क इस यहाँ व्यक्ति और संगठन से ऊपर मैं उन योजनाओं की बात कर रहा हूं जिसमें बिजली फ्री मिलती है, जिसमें बसों में किराया महिलाओं का आधा हो जाता है, जिसमें और भी इस तरह की कई सारी योजनाएं आती हैं। सिलेंडर की बात कर लीजिए, 500 रुपए में उज्ज्वला योजना के तहत दिया जाता है। जॉब की गारंटी, मिनिमम गारंटी वहां पर दी जाती है, जिलों की बौछार कर दी जाती है। तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिनको पूरे देश में लागू करने की बात मुख्यमंत्री कह रहे थे, तो ये क्यों नकार दी गई हैं जनता की तरफ से? बड़ी बात और बड़ा सवाल ये है, क्या विकास के दम पर, विकास के बल पर चुनाव लड़ा और जीता नहीं जा सकता है? देखिए रविंद्र जी, एक होता है विकास, जो ढांचागत विकास, सांस्कृतिक विकास, और जिस तरीके से विकास होता है तो होता हुआ विकास दिखता है। एक होती है घोषणाएं, यानी कि लालच और ललचाना, यानी कि लालच देना। और दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जनता के मन में एक भरोसा उत्पन्न किया है कि हमें इस देश को विश्व की महाशक्ति बनाना है। जैसे अभी आपने सुना होगा उनके उद्बोधन में उन्होंने कहा कि हमें महाशक्ति बनाने के लिए तरफ आगे बढ़ना है, हमें देश को, हमारे भारत को विश्व की 1 नंबर की अर्थव्यवस्था पे लेके जाना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जनता ने इस चीज पे भरोसा किया है कि हमारे बच्चों का भविष्य कम से कम ऐसा हो कि उनको कम से कम एक विकसित राष्ट्र के अंदर उनकी आंख खुले, उनको कहीं। राकेश गोयल जी का मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले जयपुर स्टूडियो में हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मिथिलेश जी, कल मैंने आपसे पूछा था कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की, कांग्रेस की, आपने वो सवाल का जवाब नहीं दिया था। कोई बात नहीं, अब तो नतीजे आ चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो आपसे चाहेंगे सभी लोग कि आखिर क्या वो कारण रहा, ये क्या वजह रही कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के संगठन की वजह से बीजेपी को जीत मिली है? कांग्रेस को हार मिली। पहला शब्द है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बोलना, और दूसरा है सचिन पायलट को नकारा निकम्मा बोलना। ये 2 शब्दों के बीच में कांग्रेस फंस के रह गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, उसमें उन्होंने जब फाइनल, जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप का फाइनल में जब हार गए और जो पनौती शब्द का यूज किया, वो नौजवानों को दिल से छू गया। और दूसरा, जो कास्ट इक्वेशन को साधने चले थे, जो ओबीसी जातियों की जनगणना की बात कर रहे थे, उसमें 25 सितंबर को जो कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत ने अपने जीवन का एक लास्ट गेम खेला, वो गेम और उसके पहले दिया गया बयान कि सचिन पायलट नकारा है, निकम्मा है, वो भारी पड़ गया। आप देखिए, बीजेपी ने सचिन पायलट का विकल्प ढूंढने के लिए कर्नल किरोड़ी बैंसला के बेटे को, विजय बैंसला को देवली उनियारा से उतारा, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये कहीं पिक एंड चूज की स्कीम रही। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज रही इनकी हार में कि जो करप्शन का परसेप्शन, जो इनके निर्दलीय जो मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, और उसकी आड़ में जो विधायकों ने करप्शन किया। आप देखिए, मुख्यमंत्री के तमाम सलाहकार आरगे रामकेश मीणा को छोड़ के, ये क्या है? जिले की इन्होंने सौगात दी, देश का सबसे छोटा जिला दूदू बनाया, और लोग कहते हैं लोगो जागो रे नागर आगो रे, और वो नागर हार गया। तो कोटपुतली जिला बनाया, राजेंद्र यादव जी हार गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि अशोक गहलोत के जो सलाहकार थे वो जनता से जुड़े हुए नहीं थे। और जाके राज में प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, जो तुलसीदास जी कह के गए हैं कि कहीं न कहीं वो कोटड़ी की बच्ची की आवाज, कहीं न कहीं खाजूवाला में पुलिस मुख्यालय में हुआ बलात्कार, वो कहीं न कहीं करौली हिंडौन में तेजाब डाल के डाली गई दलित बच्ची, ये तमाम मुद्दे युवाओं को अंदर से हिला गए। और बड़बोलापन जो कहा जाता है ना, प्रताप सिंह खाचरियावास जी जैसे आदमी हारे, क्यों हारे?
क्योंकि मालिक ने हड्डी में जबान नहीं दिखे, हड्डी जबान में हड्डी इसलिए नहीं दी कि उसको तलखी पसंद नहीं है। लेकिन जिन्होंने बड़बोलापन किया वो हार गए। नेता प्रतिपक्ष चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, उपनेता प्रतिपक्ष हो, एक लंबी सूची है। आप एनालिसिस करेंगे तो कई दिग्गज केवल अपनी जुबान के कारण भी हारे हैं। और ये समझना पड़ेगा जनता का स्वाद क्या होता है राकेश गोयल जी। लेकिन अगर 2003-2013 की अगर बात करें, जब बीजेपी जीती थी, तब कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर के तौर पर विपक्ष में सामने आई थी। लेकिन इस बार अगर हम देख रहे हैं तो 70 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। मतलब राजस्थान को अगर सरकार बहुमत के साथ मिल रही है तो एक मजबूत विपक्ष भी कांग्रेस के रूप में मिल रहा है। गोयल साहब जी बिल्कुल ठीक बात है ये कि कांग्रेस पहले से तो खैर मतलब चुनाव तो हार गए, पर पहले जिस तरीके से हार होती थी उसमें तो लगभग डबल की मजबूती आज है। पर हार तो हार ही होती है, जाहिर सी बातों में विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा 5 साल। और नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कहा था कि शायद ये कांग्रेस की आखिरी सरकार होगी, उसके बाद शायद कांग्रेस कभी दोबारा राजस्थान में नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे कार्य होने वाले राजस्थान के लिए, जैसे आज उन्होंने कहा कि गरीबों की बात करूंगा मैं, किसानों की बात करूंगा, छात्रों की और महिलाओं की, ये 4 जातियों को मैं मानता हूं। और इन चारों के लिए अगर कुछ बढ़िया विकास के कार्य होते हैं, राज्य के लिए विकास के कार्य होते हैं, तो शायद उनका ये कथन भी सत्य साबित हो जाएगा। और जो कथनी और करनी है बीजेपी की एक जैसी है, वो उसमें कोई फर्क नहीं है। और जैसे जो चुनाव में जो हम देखते हैं कि किस वजह से ये रहा, तो कोई भी नतीजे जो होते हैं वो नियत और नीति पे ही नतीजे डिपेंड करते हैं। नीयत अच्छी होगी, नीति अच्छी होगी तो बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। और मुझे लगता है कि शायद प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की नीति और नीयत पे शक किया और बीजेपी की नीयत और नीति पे भरोसा किया, और ये इतनी बड़ी विजय उनको दिलाई है। तो साफ तौर पर राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कल तक जो विपक्ष में बैठा करते थे वो सरकार वाले स्थान पर विराजमान होंगे, और जो सरकार में बैठा करते थे वो विपक्ष में आ जाएंगे। ये बड़ा जनाधार, बड़ा जनादेश आज जनता ने निकाल कर दे दिया है। और अब देखना यह होगा कि अगला मुख्यमंत्री किस तरीके से बीजेपी के जरिए जल्द से जल्द सामने निकल कर आता है। क्योंकि खबर यही निकल कर सामने आई है कि कल या फिर परसों बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजस्थान में आएंगे और एमएलएस की जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जीते हुए विधायक हैं बीजेपी के, उनके साथ बैठक होगी। कौन हो सकता है मुख्यमंत्री और कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति आगे बनाई जाएगी, किसको बनाया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष, क्या कुछ संगठन में भी फेरबदल होगा? ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा जारी रहेगी। खबर आज होगी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, बड़ी खबर है ममता जाहिर तौर पर। बिल्कुल, आज होगी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बैठक में पर्यवेक्षकों के नाम तय किए जाएंगे। ये वो पर्यवेक्षक होंगे जो राजस्थान जाएंगे और वहां पर कौन विधायक दल का नेता होगा उसको चुनेंगे। फिलहाल विधायक दल तय करेगा सीएम का नाम। तीन राज्यों में जहां बीजेपी जीती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। तो हार का ठीकरा फोड़ने की कवायद, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी का बड़ा आरोप सामने आया है। एक्स हैंडल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस राजस्थान में रिवाज बदल सकती थी, लेकिन गहलोत जी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। ये कांग्रेस की नहीं, गहलोत जी की शिकस्त है। गहलोत के चेहरे पर फ्री हैंड देकर चुनाव लड़ा। मैं नतीजों से आहत जरूर हूं लेकिन अचंभित नहीं। यह बात ओएसडी ने कही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, और कहा है कि आला कमान के साथ फरेब हार का कारण है। सही फीडबैक ना देना, कोई विकल्प नहीं बनने देना, अपरिपक्व फायदे से जुड़े लोगों से घिरे रहना, आत्ममुग्धता, आपाधापी में गलत निर्णय लेना, तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार करना, मनमर्जी और पसंदीदा प्रत्याशी को टिकट देना। मैं खुद सीएम को पहले आगाह कर चुका था, उनको सलाह व्यक्ति नहीं चाहिए जो सच बताए। 25 सितंबर की घटना भी पूरी तरह से प्रायोजित थी। आला कमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की। 25 सितंबर से शुरू हो गया था यह पूरा खेल। तो अब बड़ी बात एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी ने कही है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे। तो कांग्रेस की तरफ से हार स्वीकार करते हुए अशोक गहलोत ने अपनी बात सामने रखी। प्रियंका गांधी ने भी
एक्स हैंडल पर अपनी पोस्ट शेयर की। किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, किसी तरह का किसी और बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन अब ओएसडी के मार्फत यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है हार के कारण को लेकर, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसको लेकर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मेरे साथ वहां बने हुए हैं जयपुर स्टूडियो में, ठीक है, पहले हम बाबूलाल का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, ये काफी वक्त लगा है टाइप करने में पूरा का पूरा आरोप। जी बिल्कुल, बहुत देर से आए हैं। दिक्कत ये है कि कल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जिस तरह से खड़े थे लोग, पहले बात कहते तो कोई बात होती, लेकिन अब जब हार चुकी कांग्रेस पार्टी, आरोप लगाना यानी खुद की राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश है लोकेश शर्मा की, क्योंकि खुद टिकट मांग रहे थे। पहले इनका नाम बीकानेर से चला, फिर दौसा से भी चला, आखिर में चर्चा चली कि इनको भीलवाड़ा से टिकट दे सकते हैं, लेकिन वहां पर भी इनको टिकट जब नहीं मिला तो इनको लगा कि नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं रह गई है पार्टी में। तो तब से माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इनके बीच में अदावत हो गई है। कुल मिलाकर के इनकी जो पहचान है लोकेश शर्मा की, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ही है। भले ही उनकी वजह से इनको काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी हैं, मुकदमे भी जो है इनका सामना इनको करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के चीजें जो हैं, जब आदमी बाहर होता है आस्था होती है, जब वो झटके खाता है, तो उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए सहानुभूति इनको प्रदर्शित करनी चाहिए थी। लेकिन इसके बजाय आज जब मुख्यमंत्री सत्ता से जब बाहर हुए हैं, तब ये अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं, तो ये बात गले नहीं उतरती। बिल्कुल, और लगता बिल्कुल बाबूलाल, मैं मिथिलेश जैमिनी जी से सवाल करना चाहता। मिथिलेश जी, क्या ये अशोक शर्मा जी, ओएसडी सीएम अशोक गहलोत खुद की पोजीशनिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला करते हुए, कांग्रेस आलाकमान को आगे बताते हुए, या फिर वाकई कांग्रेस की चिंता है उनको? निरंजन जी, आप जवाब दीजिए, इतने में रुक करूंगा। रविंद्र जी, ये पहले ही संभावित था कि हार के बाद में अशोक गहलोत जी को कहीं ना कहीं बलिदान किया जाएगा, और मेरे हिसाब से बलिदान की शुरुआत हो गई है। और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं ये भी आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी के साथ पिछले 5 वर्षों के अंदर जो छीना झपटी चलती रही है वहां पे सरकार की, और उसके बाद लोकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। लोकेश जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ये क्या पोस्ट किया है आपने सर? देखिए, सच्चाई है, हकीकत बयान की है। अगर इसको कोई आरोप के रूप में लेता है तो मुझे लगता है कि उसे इस तरफ नहीं जाते हुए हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि ये एकमात्र प्रदेश था राजस्थान इस देश में जहां हम सरकार वापसी की तरफ बढ़ सकते थे। लेकिन कुछ फैसले, कुछ निर्णय इस तरीके के हो गए जो मुझे लगता है कि समय रहते अगर उनमें सुधार कर लिया जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। समय रहते ही अगर आप आगे इस बात को लेकर जाते तो फिर शायद चीजें सुधर सकती थी। शायद आपने उसमें ठीक से पढ़ा नहीं। मैंने कहा कि मैंने हर बार बताया, मैं कई बार बता चुका था उन्हें, जैसे कि मैंने उसमें भी लिखा कि मैं अपनी रिपोर्ट भी दे चुका था मुख्यमंत्री जी को स्वयं को। अगर वो सुनना ही नहीं चाहें और उन्हें सिर्फ अपनी प्रशंसा ही सुननी पसंद हो तो कोई क्या कर सकता है? तो फिर आपने आगे कहीं कहना मुनासिब नहीं समझा? आज चूंकि आगे किसे कहते भाई, मैं तो उनका एक कार्मिक था ना अभी तक। मैं बात ये भी कही जा रही है कि आप कार्मिक उनके थे, लेकिन चुनाव तो आप भी लड़ना चाह रहे थे और आपको टिकट नहीं मिल सका। कुछ केस भी आपके ऊपर चल रहे हैं, तो इसको लेकर भी केस तो मेरे ऊपर सरकार बचाने को लेके ही चल रहे हैं। मैंने तो उस वक्त सरकार बचाने के लिए ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था जी। तो मेरे ऊपर कोई आपराधिक केस नहीं है। मेरे ऊपर जो केस आपको टिकट नहीं मिला उसकी नाराजगी तो नहीं है ये? अब नहीं, इसे उस नाराजगी से कोई जोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि टिकट मांगने के लिए तो जो भी पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य करता है, हर व्यक्ति का अधिकार है। देना नहीं देना तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है ना। किन लोगों से घिरे रहते थे, कौन प्रशंसा करते थे और जो सही साबित नहीं हुई? देखिए, ये तो अभी समय आने तो सारी चीजें और बताती जाएंगी, लेकिन हाँ, इनके सराउंडिंग जितने भी लोग रहे हैं जो दिन भर डील किया करते थे, तमाम लोग इसी तरीके के थे जो सच को ना तो पहुंचने देना चाहते थे, ना सच के आसपास तक उन्हें देखा देना चाहते थे। निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं। लोकेश जी, शर्मा जी, राजस्थान के अंदर तो मान लीजिए अशोक गहलोत जी की वजह से लुटिया डूब गई, अगर मैं आपकी बात को मानूं तो, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर
भूपेश बघेल जी को पूरा फ्री हैंड दे रखा था और भूपेश बघेल जी ये कहते थे कि हमने 5 साल बहुत अच्छी योजनाएं और बहुत अच्छी सरकार चलाई। और वैसे ही मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ जी के पास पूरा स्पेस था, पूरा उनके पास सारा का सारा कंट्रोल कमलनाथ जी के पास था। और उसके बावजूद अगर 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी मेजोरिटी और छत्तीसगढ़ के अंदर इतनी बड़ी मेजोरिटी, तो क्या वहां पे भी कोई अशोक गहलोत जी की त्रुटि रही है या कहीं पूरी की पूरी कांग्रेस को बैठ करके सोचने का कोई मेरे हिसाब से यहां पे जरूरत है भी? सभी के लिए जरूरी है कि कैसे वापस रिवाइव किया जाए, लेकिन मैं राजस्थान के ही बारे में आपको बता सकता हूं सर। ना तो मैं छत्तीसगढ़ के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हूं, ना ही मुझे मध्य प्रदेश के बारे में ज्यादा जानकारी है। मैंने तो यहाँ का जो घटनाक्रम जिस रूप में हुआ उसी के बारे में सच्चाई व्यक्त की। लोकेश जी, आपने जिक्र किया इस पोस्ट में कि 25 सितंबर की जो घटना थी उसके बाद ही शुरुआत हो गई थी, ये बड़ा फैक्टर आपको क्यों लगता है? देखिए, ये तो उस वक्त जो एक कहते हैं ना कि मुहिम चली थी, एक सवाल और उस मुहिम के अनुसार जो कुछ भी हो रहा था कि प्रदेश में जो एक माहौल बन रहा था कि मुख्यमंत्री कोई और बने, कोई और भी इस प्रदेश में आगे बढ़ सकने की क्षमता रखता है तो उसे अवसर मिले। मुझे लगता है कि उस वक्त में अगर इस तरीके के परिवर्तन होते तो आज और परिणाम अच्छे आ सकते थे और हम सरकार बना लेते। शर्मा जी, एक सवाल और था, मैं निरंजन पोद्दार बोल रहा हूं। हाँ निरंजन जी, एक सवाल और था कि जिस तरीके से अभी रंधावा जी लगातार राजस्थान में कैंप कर रहे थे 25 सितंबर की घटना के बाद में, जैसे ही रंधावा जी वहां के प्रभारी बने वो लगातार कैंप कर रहे थे, तो रंधावा जी भी अंधेरे में थे या रंधावा जी मिले हुए थे अशोक गहलोत जी से, जो आपकी बात नहीं समझ पा रहे थे, आपकी बात वो भी नहीं सुन रहे थे? देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि जो भी लोग यहाँ आए उनको किसी को भी उस रूप में यहाँ मुझे लगता है पूरी तरह से काम नहीं करने दिया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने ही अपने निर्णय किए, अपने अनुसार ही सारे इस सिस्टम को चलाया, कैंपेन किया। जो कुछ भी चाहता है वो टिकट दिलाने की बात हो, जितने लोगों को दिलवाना था वो भी तो एक जिद्दी थी ना। जब ये रिपोर्ट आ गई थी, फ्री हैंड किसने दिया? फ्री हैंड कांग्रेस आलाकमान ने दिया। तो फिर अगर फ्री हैंड आपने दिया, क्योंकि तो कहा ये गया था, मैं बताता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात सुनिए, कहा ये गया था मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि मैं हर हाल में सरकार को रिपीट करवाऊंगा। बाद में अगर कोई ऊंच नीच हो जाती किसी भी रूप में तो फिर ये कहते ना कि आपने तो मुझे ये काम नहीं करने दिया, वरना तो मैं इसको रिपीट करवा के लाता सरकार को। तो सब लोगों ने यही, ठीक है आप अपना काम कीजिए, सरकार रिपीट करवाइए यहाँ। तो लोकेश जी, ये चीज आपने कहाँ कोई केंद्रीय नेतृत्व के पास या कहीं बाकी जगह आपने ये चीज कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी तब? नहीं, मैंने तो रंधावा जी को भी कह दिया था कि चुनाव हार रहे हैं हम, बड़े स्पष्ट रूप से मैंने उन्हें कह दिया था। तो इसका मतलब रंधावा जी भी मिले हुए थे, इसका मतलब वो भी आपकी बात नहीं सुने? इसे मिला हुआ नहीं कह सकते, मैंने कहा ना कि आलाकमान है, और इसका मतलब अब सुनाई तो मैंने सभी को थी। लोकेश शर्मा जी, मैं राकेश गोयल आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, जैसे आपने आज ये ट्वीट या जो भी पोस्ट आपने डाली है, ये आप उस वक्त भी डाल सकते थे ताकि ये एक पब्लिक डोमेन में आ जाती चीजें और शायद ये प्रेशर बनता। पब्लिक डोमेन के लिए नहीं थी ना उस वक्त। क्यों जागी कि हारने के बाद ये ब्लेम गेम चालू हो गया? इसके पीछे क्या रीजन है? नहीं, उस वक्त तो जहां पहुंचानी थी मुख्यमंत्री जी को मैंने अपनी सारी भावना, चाहे वो लिखित में देनी हो या सामने बैठ के उन्हें बताना हो, ये सारी चीजें बताई थी, तो नहीं सुनी गई ना उस वक्त। आज तो क्योंकि मुझे पीड़ा है इस बात की कि राजस्थान में हम सरकार रिपीट कर सकते थे और आज ये हश्र हो गया हमारा। नहीं, आप इसको आज तो आज अगर मैं सच्चाई तक नहीं व्यक्त करूंगा तो ये तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छी बात है। एक उत्सुकता और है आपसे जानने की कि अब आपकी बात क्या आलाकमान अब आपकी बात के ऊपर भरोसा कर रहा है कि उस टाइम उनको अशोक गहलोत जी को फ्री हैंड देकर के आलाकमान ने गलती करी? ये आलाकमान को तय करना है कि वो भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। आपकी कोई बातचीत हुई आज का रिजल्ट आने के बाद में आलाकमान में किसी से? मेरी अभी किसी से बातचीत नहीं हुई। अच्छा, एक चीज आपने ये भी लिखी है कि ये कांग्रेस की हार नहीं है, अशोक गहलोत जी की हार है। क्योंकि ये तो पूरे तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने से अगर चाहे वो विज्ञापन रहे हो या कोई कैंपेन रहा हो, सिर्फ एक ही तो फेस था यहाँ। तो कांग्रेस को अगर जीतना है आगे राजस्थान में, अभी लोकसभा चुनाव भी हैं और आगे की भी तैयारी करनी है, तो कौन है वो चेहरा, कौन है वो हालांकि आलाकमान तय करेगा, लेकिन लोकेश शर्मा जी क्या समझते हैं? मैं तो ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी
और पार्टी के तमाम लोग मिलजुल के फैसले लिया करें। ऐसा नहीं हो कि किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। हाँ। जब डिपेंडेंसी होती है तो इस तरह के परिणाम आते हैं सभी के सामने। एक साथ सब लोग मिलकर मिलजुल क्या के, सचिन- हाँ, सचिन पायलट जी को भी शामिल किया जाए पूरे तरीके से हर निर्णय में, हर जो भूमिका होनी चाहिए महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका जो यहाँ जिस तरीके से एक वो बना हुआ है कि सरकार के साथ जुड़ के या पार्टी के साथ जुड़ के उनका एक बहुत बड़ा उपयोग इस प्रदेश के चुनावों में होता। अगर वो आज तक उस तरीके की घटनाएं नहीं हुई होती और ये सब कुछ साथ मिलकर चल रहा होता तो निश्चित रूप से परिणाम अलग आते, मेरा ऐसा मानना है। ये बताइए लोकेश जी, आपने जिस तरह से पोस्ट अभी किया है तो इस पर कमेंट्स भी आ रहे होंगे, आपके ऊपर किसी और कांग्रेस के सहयोगी ने या कहीं कि कांग्रेस के नेता की तरफ से आ भी रहा होगा कि ये आपने क्या लिख दिया, इसको डिलीट करिए। अब क्या आगे ऐसा तो नहीं होगा इस पोस्ट को डिलीट कर देंगे लोकेश जी? मैं या तो कुछ करता नहीं, और करता हूं तो बड़े डंके की चोट पे करता हूं। मैं 10-10 घंटे के इंटरोगेशंस को बर्दाश्त कर रहा हूं अभी तक क्राइम ब्रांच में जाके। आज तो जब ये ऐसा नहीं नतीजे है। आए, सीएम अशोक गहलोत से आपकी बात हुई, क्या आपने उनको कहा देखिए मैं लगातार कहता आ रहा था आपसे कि चुनाव नहीं जीत सकेंगे इस तरह से, क्या आज आपकी बात हुई उनसे? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई। जी, अगर अब बात आपकी होगी तो आप उनसे क्या कहेंगे? जरूर यही कहूंगा कि देखिए जो कुछ भी मैंने कहा था उसी के अनुरूप परिणाम आए हैं। बिल्कुल लोकेश आपको शर्मा जी, भरोसा बहुत करना बहुत चाहिए धन्यवाद था मेरी न्यूज़ बात 18 पे। राजस्थान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश शर्मा जी न्यूज़ 18 राजस्थान से बात करने के लिए। तो मुख्यमंत्री के ओएसडी बिल्कुल साफगोई के साथ, बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हुए और कायम और अडिग जो उन्होंने पोस्ट की है, जो उन्होंने अपनी बातों को बयां किया है, और जीत जो बीजेपी की मिली है और हार जो हुई है कांग्रेस की सरकार की, उसके लिए जिम्मेदार उन्होंने अशोक गहलोत को माना है। निरंजन पोद्दार जी और राकेश गोयल जी, एक छोटा छोटा सा कमेंट। राकेश जी, पहले आपसे, ये क्या दर्शा रहा है? एक बड़ा भूचाल कांग्रेस में आने वाला है आगे आने वाले दिनों में राजस्थान में? देखिए, भूचाल तो आना तय है, क्योंकि किसी न किसी के ऊपर तो हार का ठीकरा फोड़ा ही जाएगा और किसी को बलि का बकरा ही बनाया जाएगा। तो ये भी तो ब्लेम गेम की शुरुआत है, धीरे धीरे ये चीजें और बढ़ेंगी और सब एक दूसरे के ऊपर इसका जो है ये वाला माला डालने की कोशिश करेंगे, बनाया जाए। देखिए रविंद्र जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जीत के 100 मालिक होते हैं लेकिन हार का कोई मालिक नहीं होता। और जिस तरीके से अभी राजस्थान के अंदर मैं बार बार कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी ने बहुत जम के चुनाव लड़ा, जयपुर के मेहमान है मेरे साथ, बहुत शानदार चुनाव लड़ा, बहुत कांटे का चुनाव लड़ा। मेरे हिसाब से जयपुर के मेहमान है हमारे साथ जी, आप बोलिए। मेरे हिसाब से ये जो हार थी ये कांग्रेस की नीतियों की हार थी, ये जो हार थी कांग्रेस की विश्वसनीयता की हार थी, ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की हार थी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की जीत थी। और मेरा ये मानना है कि अब अगर ये ब्लेम गेम होता है तो कहीं ना कहीं युग का अंत माने क्या? देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अगर ये चुनाव कांग्रेस हारती है तो अब आप ये मान के चलिए कि राजस्थान कांग्रेस से अशोक गहलोत जी का युग समाप्ति की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन पोद्दार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश गोयल जी और जो मेहमान हमारे साथ जयपुर से जुड़े उनका भी शुक्रिया करना चाहेंगे। तो आज का दिन था नतीजों का दिन और नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार आपको बताएगा कि अगला मुख्यमंत्री किस तरह से नाम के रूप में सामने आ रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।